भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के समूचे दौर में शहीद भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी चिंतक व्यक्तित्व दूसरा शायद कोई नहीं। 23 वर्ष के होते होते भारतीय इतिहास के व्यापक यथार्थवादी विश्लेषण और सामाजिक बदलाव की बुनियादी समझ से परिपूर्ण उनकी तूफानी सक्रियता हर व्यक्ति को रोमांचित और प्रेरित करने की क्षमता रखती है। भगत सिंह को फांसी अवश्य दे दी गई, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच जीवित हैं। आज हम फिर से भगत सिंह को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। इनके संबंध में कुछ हम अन्य तथ्यों के विषय में जानकारी अर्जित करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की चर्चा, जैसा कि शीर्षक है सरदार भगत सिंह। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आज की खबर क्या है, जिसके आलोक में आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो यह खबर है इंडियन एक्सप्रेस की 5 थिंग्स यू डिड नॉट नो अबाउट भगत सिंह व्हेन जिन्ना डिफेंडेड हिम, नेहरू प्रेज्ड हिम। तो इसी खबर के आलोक में आज हम अपनी चर्चा केंद्रित रखेंगे। किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा होगी वो देख लेते हैं। पहले खबर हम देख चुके हैं, ये देखेंगे चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे कि भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में एक यात्रा करेंगे, फिर देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका थी, कारावास और अंतिम समय इनका किस प्रकार व्यतीत हुआ, और इनके जीवन से जुड़े कुछ अन्य पक्षों पर भी हम विचार करेंगे। और परिपाटी के अनुरूप अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न, यह देखने के लिए कि आपने संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रश्न पत्र 1 के दृष्टिकोण से यह आपको आपकी परीक्षा में सहायक होगा। सबसे पहले हम देखें चर्चा में क्यों है, तो 28 सितंबर को सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था और इस महापुरुष के जन्म की जयंती को हम 116वीं जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। इस कारण यह विषय चर्चा में है। आगे चलते हैं, इनके प्रारंभिक जीवन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इनके जन्म की, तो आपको बताया गया कि 28 सितंबर 1907 को जाट सिख पंजाबी परिवार में इनका जन्म हुआ था और किशन सिंह संधू इनके पिताजी थे। इनकी माताजी पर अगर गौर करें तो विद्यावती कौर इनकी माताजी का नाम था, और वो स्थान जहां पर इनका जन्म होता है तो ब्रिटिश भारत के, अर्थात जब ब्रिटिशों के अधीन भारत एक उपनिवेश था, उस ड्यूरेशन में पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के जरनवाला तहसील के बंगा गांव में, बंगा इनके गांव का नाम था, जहां पर इस क्रांतिकारी का जन्म हुआ। अगर इनके चाचा जी की बात करें तो 2 चाचा जी इनके हैं, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, और ये दोनों लोग भी गदर आंदोलन से जुड़े थे, साथ ही गदर पार्टी के ये सदस्य थे। लाहौर के खालसा हाई स्कूल में इनका शुरुआत में इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा खालसा स्कूल में होनी चाहिए थी, लेकिन औपनिवेशिक सत्ता का उस पर प्रभाव था, इसलिए उसमें पढ़ने से इन्होंने इनकार कर दिया और अंत में दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल था, उसमें इनका दाखिला होता है। खालसा विद्यालय में ये दाखिला नहीं लेते हैं। प्रारंभिक अगर रूपरेखा को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इनके पारिवारिक सदस्यों के ऊपर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव था। इनकी माताजी का इनके ऊपर प्रभाव था, इनके पिताजी का इनके ऊपर प्रभाव था। पिता के साहसिक गुणों को इन्होंने ग्रहण किया तो माता से संवेदनशीलता ग्रहण की। इनके बचपन से जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भूमिका है, एक बार उस पर विचार करें तो एक घटना इनके जीवन में बहुत प्रभाव डालती है, और वो है 1919 के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको पता है कि अमृतसर में एक ऐसी घटना होती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और उनका इनके मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव होता है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्थल को देखने के लिए, ये 12 वर्ष की मात्र आयु थी उनकी उस समय, और वहां से ये चलते हैं जलियांवाला बाग की तरफ। उस स्थल को देखने की उत्सुकता इनके अंदर इतनी ज्यादा थी। बाद में इनके अंदर की जो भावना है वो जागृत होती है और असहयोग आंदोलन में ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं, गांधी जी के करीब आते हैं, और देश प्रेम की भावना इनके अंदर जो थी उसके तहत ये असहयोग आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और गांधी जी की जो भी उस समय इच्छा थी उसका ये पालन करते हैं। उस समय गांधी जी द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार चल रहा था, उस प्रक्रिया को भी ये अपनाते हैं, और जो भी कामकाज उनके द्वारा तय किया गया, चाहे वो सरकारी किताबों का जलाया जाना हो या ब्रिटिश कपड़े जलाए जाने हो, इन सब में ये जोर शोर से हिस्सा लेते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। साथ ही ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अपनी गति से चल रहा था, लेकिन अचानक असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय जब महात्मा गांधी जी द्वारा लिया जाता है तो उससे इस क्रांतिकारी की विचारधारा आहत होती है।
ये रुकने वाला व्यक्ति नहीं था और कहीं ना कहीं गांधी जी से इनका मोह भंग होता है, क्योंकि ये इसके पक्षधर नहीं थे कि इतनी गति से चलने वाले आंदोलन को अचानक रोका जाए। यहां से मोह भंग होने के बाद यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन शुरू करते हैं और अध्ययन का, किताबों का हमारे जीवन में प्रभाव होता है। इन साहित्यों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और कहीं ना कहीं ये मार्क्सवादी और अराजकतावादी विचारों की तरफ इनका रुझान देखने को मिलता है और यहीं से इनकी क्रांति का रास्ता तय होता है और ये क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ मुड़ जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो इसी ड्यूरेशन में इनके घरेलू परिस्थितियों के अनुरूप इनके विवाह की बात चलती थी। देखने में ये काफी अच्छे थे, स्मार्ट थे, अट्टे कट्टे थे, तो विवाह की बात होना स्वाभाविक है। इस नौजवान ने ये सेंटेंस, इसका देख के आप अनुमान लगा सकते हैं, इसने कहा कि यदि भारत की आजादी से पूर्व विवाह कर लूं तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर अपने देश की आजादी के लिए कितनी प्रबल भावना थी। खैर, विवाह नहीं होता है। फिर 1923 में हम देखते हैं कि लाहौर के नेशनल लॉ कॉलेज में इनका एडमिशन होता है और उसमें एडमिशन के बाद इनका जब दाखिला होता है तो ये इनका व्यक्तित्व और निखर के सामने आता है। ये पढ़ने में तो अच्छे थे ही, इसके अलावा जो पाठ्येतर गतिविधियां थी, चाहे वो निबंध लेखन हो, चाहे वो संभाषण प्रतियोगिता हो, इसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। साथ ही भाषाई कौशल इनके अंदर बहुत था और भाषा पर पकड़ अगर देखें तो शुरुआत में तो अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाती है। उर्दू, पंजाबी और संस्कृत भाषाओं में ये बाद में भी चल के अंग्रेजी समेत इन सारी भाषाओं में पारंगत हो जाते हैं। साथ ही 1926 में लाहौर में कीर्ति किसान पार्टी नाम की एक पार्टी होती है, जिसमें श्रमिकों और किसानों के हितों को लेकर उनको संगठित होकर इस पार्टी में वो सम्मिलित होते हैं और इसके माध्यम से इस दिशा में ये कार्य करने लगते हैं। यही पार्टी, कीर्ति किसान पार्टी के द्वारा ही कीर्ति नामक एक पत्रिका भी निकाली जाती थी, जिसमें अपने आलेखों के माध्यम से ये औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ अपने लेखों से अपना प्रबल विरोध दर्ज कराने लगते हैं। साथ ही अब यहां से इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां चलने लगती हैं, लेकिन इसी ड्यूरेशन में हम देखेंगे 1926 में नौजवान भारत सभा इस नाम का एक संगठन अस्तित्व में आता है और श्रमिक और युवा किसानों को इन्होंने इस संगठन के बैनर तले इकट्ठा करने का काम किया, इनके हितों को लेकर लड़ाई शुरू की। इस बीच आप देखेंगे 29 मई 1927 को एक घटना होती है जिसको दशहरे के समय पे एक बम विस्फोट होता है, जिससे इनको संबंधित किया जाता है और उसमें इनको जेल भी जाना पड़ता है कारावास में रहते वक्त। फिर कुछ कारणों से इनकी रिहाई भी होती है, तो 60,000 रुपए उस वक्त इनके पिताजी ने अदा किया और उसके बाद इनकी रिहाई होती है। 1927 में HRA अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों को सजा सुनाई गई और इस घटना का इनके ऊपर फिर से प्रभाव होता है, क्योंकि इस सजा में इसके शीर्ष 4 नेताओं को फांसी की सजा और 16 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया, जिससे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहीं ना कहीं उसके नेतृत्व में हमको एक खालीपन देखने को मिलता है और फिर से आवश्यकता महसूस की गई इसके पुनर्गठन की। ऐसी दशा में चंद्रशेखर आजाद से इनकी मुलाकात होती है और फिर से इन्होंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना नौजवान भारत सभा को और HRA को मिला दिया जाए और एक नए दल को अस्तित्व में लाया जाए जो और मजबूती के साथ इस दिशा में कार्य कर सके। खैर, ये वार्तालाप सफल होती है और सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है और 1928 में फिर से हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने उस समय की भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए एक कमीशन का गठन किया, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और फिर से साइमन कमीशन के आने की यहाँ जब प्रक्रिया या तैयारी चल रही थी, वहां भी एक घटना घटित होती है जिसका काफी बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। क्या है प्रभाव, तो देखें, आयोग 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा करने के लिए आता है। इस आयोग के खिलाफ एक प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो उस समय अहिंसक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने खड़े थे। लेकिन उस समय जेम्स ए स्कॉट ने पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया। इसी लाठीचार्ज में ध्यातव्य है, आपको पता भी होगा कि इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और उसके कुछ दिनों पश्चात उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी ताबूत में एक एक कील जो है इनके विनाश का कारण बनेगी। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु तो हो ही जाती है और यहाँ ये हुआ कि
इस बात के लिए पूर्ण रूप से एस्कॉट को दोषी माना गया कि उनके लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप ही लाला जी की मृत्यु हुई है। ऐसे में इन क्रांतिकारियों के मन में जो क्रांति की ज्वाला है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है और इन्होंने इस बात का निर्धारण किया कि हम इसका बदला अवश्य लेंगे। इसके लिए भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, जय गोपाल और चंद्रशेखर आजाद ये लोग इकट्ठे होते हैं और इन सारे क्रांतिकारियों ने एस्कॉट को मारने के लिए एक योजना तैयार की। उस योजना के तहत ही इन लोगों ने निर्धारण किया और ये लोग एक पुलिस थाने के बाहर खड़े होते हैं। वहां पर जयगोपाल को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप पहचान करेंगे कि एस्कॉट जैसे ही निकलेगा उसके ऊपर प्रहार किया जाएगा, लेकिन जयगोपाल द्वारा उसको पहचानने में चूक होती है और एस्कॉट की जगह 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को मार दिया जाता है राजगुरु और भगत सिंह के द्वारा गोली चलाकर। इसके बाद वहां स्थिति विनाशक होती है, चारों तरफ नाकेबंदी कर दी जाती है। नाकेबंदी के बाद इन लोगों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति में फिर क्या हुआ, तो भगवती चरण वोरा की पत्नी थी जिनको दुर्गा भाभी भी कहा जाता था, इन लोगों के द्वारा संबोधन किया जाता था दुर्गा देवी, वो इनकी पत्नी का वेश धारण करती हैं और इनके नौकर के रूप में राजगुरु इनके साथ वेश बदलते हैं। ये एक सरदार थे। दाढ़ी का कितना महत्व है सिख लोगों में, फिर भी अपनी दाढ़ी को ये हटाते हैं, फिर अपना वेश बदलते हैं और इसके बाद यहां से वो निकलने के लिए इस नाकेबंदी को तोड़ने में सफल होते हैं और कलकत्ता और कानपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इसी दौरान एक और घटना और महत्वपूर्ण है कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दो बिल थे जिनके ऊपर काफी वाद विवाद चल रहा था। इस बिल के विरोध के तहत अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इन क्रांतिकारियों ने आपस में मीटिंग कर एक बात तय की कि हम जिस असेंबली में इस बिल को पास किया जा रहा है उस असेंबली में विरोध स्वरूप इन लोगों को आगाह करने के लिए हम बम विस्फोट करेंगे। और इसी के तहत 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए विजिटर गैलरी से असेंबली के अंदर बम फेंके और पर्चों की वर्षा की, जिसमें लिखा था कि बहरों को सुनने के लिए तेज आवाज की जरूरत होती है, इसीलिए हमने ये बम विस्फोट किया है। हालांकि बाद में ये बात प्रमाणित भी हुई, फोरेंसिक जांच जब हुई तो उसमें यह बात प्रमाणित हुई कि इन बमों में उतनी ताकत नहीं थी कि ये किसी को मार सकें। तो ये बात प्रमाणित होती है कि ये केवल उनको आगाह करने के लिए ये बम फोड़े गए थे। हालांकि फिर भी भगत सिंह पर मुकदमा चलता है और मुकदमे में इन पे 2 केस चलते हैं। एक तो असेंबली में बम का केस और दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है, जिसमें सैंडर्स की हत्या हुई थी, जिसको इस नाम से भी जाना गया। इसके बाद पर्याप्त सबूत मिले इनके पक्ष में और बाद में असेंबली बम कांड में तो इनको ऐसी सजा नहीं दी जा सकती थी, लेकिन दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको सजा दी जाती है। बाद में ये कारावास में जब रहते हैं तो कारावास के दौरान भी ये अपनी गतिविधियों में परिवर्तन नहीं करते हैं। कहते हैं कि क्रांतिकारी हर परिस्थिति में क्रांतिकारी होता है, तो कारावास के अंदर भी ये वहां भी जो जुल्म हो रहे थे भारतीय कैदियों के ऊपर और जो गैर भारतीय यूरोपीय कैदी थे उनके साथ किसी न किसी प्रकार का मतभेद होता था, उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किए। कैदियों के साथ उनके आवास को लेके, उनके खान-पान को लेके और भी तमाम तरह की राजनीतिक मांगे थी उसको लेके ये वहां भी अपना संघर्ष जारी रखे। वहां भी ये भूख हड़ताल करते हैं, हर तरह के भेदभाव के खिलाफ ये आवाज उठाते हैं। जब वहां भी इनकी ये गतिविधियां जारी रहती हैं तो अंग्रेजी सरकार कहीं ना कहीं औपनिवेशिक सरकार परेशान होती है और फिर से सैंडर्स की हत्या का जो मुकदमा है वो शुरू करने का फैसला किया गया और बाद में लाहौर षड्यंत्र केस जो कहलाया। और इसी फैसले को जो फैसले के आने में जो गति है वो काफी तीव्र हुई और 300 पेज का फैसला आता है, जिस फैसले के तहत एक फांसी की सजा इनको सुनाई जाती है और वो फांसी की तिथि तय की जाती है 24 मार्च 1931 को। लेकिन बहुत दबाव के कारण बाहर राजनीतिक इनके खिलाफ काफी प्रदर्शन होने लगते हैं। इस बात से काफी राजनीतिक रूप से सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। बड़ी मात्रा में देशभक्त इनके समर्थन में कि इनको फांसी न दी जाए आंदोलन शुरू करते हैं। बाद में आनन फानन में 23 मार्च 1931 को ही इस वीर सपूत को फांसी दे दी जाती है और मात्र 23 वर्ष की आयु में, जिस आयु में हम लोग अभी ठीक से अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं जानते, उस आयु में इस व्यक्ति ने, इस युवक ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमना स्वीकार किया। कई घटनाएं हैं, इतने बड़े महापुरुष को छोटे से लेक्चर में समेटना संभव नहीं है, फिर भी कुछ अन्य पक्ष हैं जिस पर हम ध्यान दें। प्रगतिशील स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में इनका जन्म हुआ, ये बात हमने देखी आज के लेक्चर में कि
इनके पूरे परिवार का जो बैकग्राउंड था वो प्रगतिशील स्वतंत्रता सेनानियों का था, जिसका बीजारोपण इनके मस्तिष्क में भी हुआ और उसका परिणाम हमने आगे देखा। ये एक विद्वान व्यक्ति थे, जेल के अंदर रहते हुए भी पढ़ने में इनकी अभिरुचि थी और फिर से जेल के अंदर इन्होंने पढ़ना शुरू किया और ऐसा कहा जाता है कि मात्र 2 वर्षों में ही इन्होंने 300 के आसपास किताबें पढ़ी। कितनी सच्चाई है ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है। फिलहाल इस बात का अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं कि इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में पुस्तकों का अध्ययन किया होगा। ऐसा ये भी कहा जाता है कि जब ये इनको फांसी की सजा के लिए ले जाने वाले थे लोग, तो उस समय भी ये लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे। इनको कहा जाता है कि ये नास्तिक थे, हालांकि नास्तिक शुरू से थे कि नहीं ये बात पूरी तरह से नहीं कही जा सकती, लेकिन 1926 में कॉमन सेंस नाम की एक पुस्तक पढ़ रहे थे और उसके बाद इनका रुझान नास्तिकता की तरफ ज्यादा हुआ। ये बात ध्यान देने योग्य है। साथ ही विचारधारा की बात करें तो मार्क्सवादी समाजवादी विचार से प्रभावित थे, लेकिन मार्क्सवादी विचार में भी जो रूढ़िवादी मार्क्सवादी विचार थे उसका ये विरोध करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बंध के किसी विचार से नहीं रहने वाले थे। हाँ, उस समय इनको भारत की स्वतंत्रता के लिए ये विचार ज्यादा उपयुक्त लगे, ये मार्ग ज्यादा उपयुक्त लगा, इसलिए इसके करीब ज्यादा दिखलाई देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भी इनका समर्थन किया गया और 19 सितंबर 1929 को असेंबली में इनके पक्ष में भाषण भी किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ये मानते थे कि इनको फांसी देके इनके साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही एक अन्य नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भी इनका समर्थन किया गया और कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भी इनके फांसी के बाद उसकी आलोचना की गई। मदन मोहन मालवीय द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। साथ ही अगर हम देखें कुछ अन्य पक्ष के अंतर्गत, तो खाने के बहुत शौकीन थे, सिनेमा के चलचित्र के बड़े शौकीन थे। साथ ही ये चार्ली चैपलिन नामक जो किरदार है, जो हास्य के महाअभिनेता कहे जाते हैं, उनके भी बहुत बड़े फैन थे। तो ये इनके जीवन से संबंधित कुछ पहलू थे जिनको हमने स्मृतियों में सजोया है इनकी 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो आइए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो भगत सिंह के जीवन में जिस पुस्तक कॉमन सेंस का प्रभाव परिलक्षित होता है, निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस पेन, ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स, जे.एस. मिल या जॉन लॉक? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ ही चलते चलते आपको ये हम बताते चलें कि बीपीएससी निबंध के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है और कक्षाएं 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही हैं। एमपीपीसीएस मेंस के लिए भी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आईएएस प्रीलिम्स 2024 के लिए सामान्य अध्ययन के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है और कक्षाएं 10 अक्टूबर से प्रारंभ होनी है। इसके लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। एक बार पुनः इस महापुरुष को अपनी स्मृतियों में सजोने के साथ इनके मार्गों को याद करते हुए आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।